हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे अपन ने 40 टॉप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो भी आपके मेमोरी बेस्ड हैं, स्किल सिमुलेशंस के क्वेश्चंस हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वन लाइनर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी आपकी अपन बोल सकते हैं स्किल सिमुलेशन, जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सारे के सारे अपन डिस्कस करेंगे। सारी नर्सिंग को अपन का सोपड़ा साफ करेंगे। यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस की डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया, कौन से एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अपन बात करते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको एक बार अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना और सब्सक्राइब करना, एक प्यारी सी कमेंट करना। चलिए बात करते हैं आगे। अपने पहले 40 पॉइंट्स के बारे में बात कर ली है तो उनको वीडियोज़ को देखना, फिर इनको भी देख लेना साथ में। चलिए 41, द हार्मोन दैट हेल्प्स इन मेंटेन फ्लूइड बैलेंस। कौन सा हार्मोन जो फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है? तो ये तो सभी को पता है, एडीएच है, एंटी डायबिटिक हार्मोन है। ये तिरुवनंतपुरम नर्सिंग ऑफिसर 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपके नॉर्थ सेट में भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। द हार्मोन दैट हेल्प्स इन मेंटेन फ्लूइड बैलेंस। कौन सा हार्मोन जो क्या करता है, मेंटेन करता है फ्लूइड बैलेंस को? तो सभी को पता है एडीएच, या इसको ये ना दे के ऐसे भी दे दिया जाए वैसोप्रेसिन। सेम है, आल्सो नोन एज एडीएच इज आल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन भी दे सकता है और एडीएच भी दे सकता है। तो द हार्मोन दैट हेल्प्स इन मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस इज एडीएच। तो वैसोप्रेसिन या एडीएच। वैसोप्रेसिन कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी नर्सिंग ऑफिसर्स के 2024 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एडीएच को और किस नाम से जाना जाता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि एंटी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? तो ऑक्सीटोसिन, और अपन बोल सकते हैं कि एंटी डायबिटिक वैसोप्रेसिन। चलिए आगे बात करते हैं 42, आइडियल सॉल्यूशन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम नॉन हेमरेजिक वुड बी। आइडियल सॉल्यूशन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम। आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है जो क्या करता है? फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, जो रिप्लेसमेंट करता है इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को, जो क्या होता है? नॉन हेमरेजिक होता है। वुड बी कौन सा है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। याद रखना, आइसोटोनिक फ्लूइड से क्वेश्चन, मतलब अपन बोल सकते हैं फ्लूइड रिप्लेसमेंट से या फ्लूइड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। फ्लूइड से तो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं, फ्लूइड से हर बार एग्जाम में, कहीं कोई सा भी एग्जाम हो उसमें ये फ्लूइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, सारे के सारे हाइपरटोनिक की सॉल्यूशंस हैं आपके, जो भी उनको एक बार जरूर एग्जाम से पहले पढ़ना, क्योंकि उनसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पुटअप होता है। 42 है अपना आइडियल सॉल्यूशन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम। आइडियल सॉल्यूशन जो है इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को क्या करता है? रिप्लेसमेंट करता है। नॉन हेमरेजिक, जो क्या है नॉन हेमरेजिक है, वुड बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आपके जीएमसीएच चंडीगढ़ 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इम्पोर्टेंट बनता है। चलिए आगे बात करते हैं 43, ऑस्मोलेलिटी ऑफ सीरम सोडियम इन एडल्ट्स। सीरम सोडियम की ऑस्मोलेलिटी एडल्ट्स में कितनी होती हैं? तो 285 से 295 मौसम, अपन बोल सकते हैं मिली ऑस्मोल पर केजी H2O होती हैं। एम्स ऋषिकेश एंड एम्स जोधपुर 2017 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन। तो याद रखना, ऑस्मोलेलिटी ऑफ सीरम सोडियम इन एडल्ट्स। एडल्ट्स के अंदर सीरम सोडियम की ऑस्मोलेलिटी क्या होती है या कितनी होती हैं? 285 से 295। याद रखना, 285 से 295 मौसम। आप इसको याद नहीं कर सकते तो मौसम याद रखना। मौसम मतलब मिली ऑस्मोल पर केजी H2O। आपके एम्स ऋषिकेश एंड एम्स जोधपुर 2017 में ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं 44, the major role in maintaining fluid balance in the body is performed by। the major role in maintaining fluid balance, the major role of maintaining fluid balance in बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस का मेजर रोल किसका होता है, किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? तो सभी को पता है किडनी के आपके BCCL 2015 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो कोई से भी एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट बनता है। द मेजर रोल इन मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी इज परफॉर्म बाय किडनीज।
मेजर रोल इन मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस, आपके जो भी बॉडी के अंदर मेजर रोल्स होते हैं फ्लूइड बैलेंस का, वो कौन करता है या किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? किडनी के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं 45। द मेन इंट्रासेलुलर क्वेश्चन इज, मुख्य या अपन बोल सकते हैं द मेन इंट्रासेलुलर क्वेश्चन कौन सा है? पोटेशियम है। एम्स पटना 2020 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट बनता है, इसको एक बार इम्पोर्टेंट मार्क रखना। एग्जाम में आ सकता है, आपके प्री एग्जाम में आ सकता है, DSSB एग्जाम में भी आ सकता है, याद रखना। 46 है, विच ऑफ द बेस्ट असेसमेंट फॉर फ्लूइड स्टेटस, फ्लूइड स्टेटस को असेसमेंट करने का बेस्ट तरीका कौन सा है? तो डेली वेट, प्रत्येक दिन वेट को मॉनिटर करें। नॉट सेट 5th में ये प्री के अंदर आपके प्री में भी और आपके स्टेज 2nd में भी ये 2023 में ये पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन किसी के भी एग्जाम में। विच ऑफ द बेस्ट असेसमेंट फॉर फ्लूइड स्टेटस को असेसमेंट करने का बेस्ट तरीका कौन सा है? तो याद रखना, डेली वेट इज द बेस्ट असेसमेंट ऑफ फ्लूइड स्टेटस। आगे बात करते हैं अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। नॉर्मल पीएच रेंज इज, क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार, ये तो हर एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो याद रखना नॉर्मल पीएच होती है 7.35 से 7.45। कई बार एग्जाम में बच्चे इसको भी गलत करके आते हैं, तो याद रखना एम्स ऋषिकेश एंड एम्स जोधपुर 2017 में पूछा हुआ है। नॉर्मल पीएच रेंज इज 7.35 से 7.45। 48 which drug should be used for rinsing the syringe before taking blood sample for ABG analysis? very important। कौन सी ड्रग्स हैं जो यूज की जाती हैं ब्लड सैंपल से पहले, या अपन बोल सकते हैं कौन से ब्लड सैंपल में ABG एनालिसिस किया जाता है? तो सिरिंज को कौन सी ड्रग्स में उसको रिंजिंग करते हैं, या अपन थोड़ा से वो मतलब अपन बोल सकते हैं उसको अपन ले लेते हैं थोड़ा सा फ्लूइड, अपन बोल सकते हैं ड्रग यूज़ में ले लेते हैं, सिरिंज के अंदर पहले से ही लोड करके रखते हैं सिरिंज के अंदर, उससे अपन वहाँ से अपन ABG एनालिसिस लेते हैं, क्योंकि उससे क्लोट ना बने। तो सभी को पता है क्लोट ना बनने के कारण हिपेरिन अपन यूज़ में ले सकते हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो विच ड्रग शुड बी यूज फॉर rinsing the syringe before taking blood sample for ABG analysis? ABG एनालिसिस लेने से पहले या ABG एनालिसिस सैंपल से पहले सिरिंज में कौन सी ड्रग्स अपन लोड कर सकते हैं या कौन सी ड्रग्स को यूज़ में लिया जाता है? तो हिपेरिन, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बात करते हैं 59 एलन टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड। एलन टेस्ट आपका कौन सा होता है, कब परफॉर्म किया जाता है? बिफोर टेकिंग ABG सैंपल लेते हैं आर्टरी से, रेडियल आर्टरी से, तो रेडियल आर्टरी को उसकी पेटेंसी चेक करने के लिए ABG एनालिसिस सैंपल से पहले अपन उसकी पेटेंसी चेक करते हैं, उसको एलन टेस्ट बोला जाता है। तो याद रखना एलन टेस्ट कब परफॉर्म किया जाता है? बिफोर टेकिंग ABG सैंपल। एम्स दिल्ली 2017 में ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, याद रखना। उस टाइम नॉट सेट नहीं था, तो एम्स दिल्ली ने पूछा था क्वेश्चन ये कि एलन टेस्ट कब परफॉर्म किया जाता है? बिफोर टेकिंग ABG सैंपल। तो याद रखना पूछा जा सकता है। 50 है आपका वॉमिटिंग, प्रोलॉन्ग्ड गैस्ट्रिक सक्शनिंग, कसिंग सिंड्रोम और हाइपर एल्डोस्टेरोन में लीड टू। याद रखना ये तो फ्लूइड अपन बोल सकते हैं फ्लूइड इम्बैलेंस के क्वेश्चन तो एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ये देखने को मिलते हैं। तो 50 क्वेश्चन है आपका वॉमिटिंग, अगर किसी पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक सक्शनिंग हो रही है और कसिंग सिंड्रोम भी है और हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, तो वो किसको इंडिकेट करते हैं? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। आपके नोट से 2020 में ये पूछा हुआ है, 2020 में ये पूछा हुआ है, आपका 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इम्पोर्टेंट बनता है, तो इसको याद रखना है। वॉमिटिंग हो रही है, प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक सक्शनिंग कर रहे हैं, कसिंग सिंड्रोम हो रहा है और हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, तो वो किसको इंडिकेट करेगी? कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करेगी? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। नोट से 2020 या 2020 में पूछा हुआ है। एक बार इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में, और इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूँ, मेरे को भी थोड़ा हेल्प मिल सके, मोटिवेट मिल सके। 50 है विच इज़ ए प्रीफर्ड गोज कैनुला फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। वेरी इंपॉर्टेंट। नोट सेट 5 में आपकी प्री और स्टेज दोनों में ये पूछा हुआ है कि विच इज़ ए प्रीफर्ड गोज
कौन सा गॉज कैनुला अपन कौन से कैनुले के लिए कौन से कैनुले की गॉज अपन बोल सकते हैं कैनुला कौन सा यूज लिया जाता है, तो 18 नंबर का गॉज कैनुला यूज में लिया जाता है। विच इज ए प्रिफर्ड गॉज कैनुला फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कितने नंबर का कैनुला यूज किया जाता है या कितने नंबर का गॉज कैनुला यूज किया जाता है, तो 18 नंबर का गॉज कैनुला यूज लिया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। बीटी के लिए अपन बोल सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए 18 नंबर का गॉज कैनुला यूज में लिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट बनता है, याद रखना। 52 है नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल। सभी को बताया नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल कितना होता है, 135 से 145 एम इक्विवेलेंट पर लीटर। आपके काफ़ी एग्जाम में ये दिल्ली 2019 में एम्स में भी ये पूछा हुआ है, तो इम्पोर्टेंट बनता है नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल आपका होता है 135 से 145 एम इक्विवेलेंट पर लीटर। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है इसके सिंबल भी आपको साथ में याद रखने हैं कि ये किस में पूछा जा रहा है आपसे, इम्पोर्टेंट है। आगे 53 नॉर्मल रेंज ऑफ पोटेशियम इन प्लाज्मा इज, प्लाज्मा के अंदर नॉर्मल वैल्यू पोटेशियम की कितनी होती हैं, तो 3.8 से 5.1 एम इक्विवेलेंट पर लीटर। याद रखना पूछा जा सकता है पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती हैं, 3.8 से 5.1 एम इक्विवेलेंट पर लीटर। आगे इंपॉर्टेंट है 54 अमाउंट ऑफ सोडियम रिक्वायर्ड पर डे फॉर बॉडी, अमाउंट ऑफ सोडियम रिक्वायर्ड पर डे फॉर बॉडी, कितनी अमाउंट रिक्वायर होती है सोडियम की बॉडी को एक दिन में। याद रखना सोडियम की एक दिन में रिक्वायरमेंट होती है 2000 mg पर DL। आपकी BRCHO 2021 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो अमाउंट ऑफ सोडियम रिक्वायर्ड सोडियम की अमाउंट कितनी रिक्वायर्ड होती हैं एक दिन में बॉडी को। आप ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक दिन में बॉडी के लिए सोडियम की रिक्वायरमेंट की अमाउंट होती है 2000 mg पर DL। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 55 विच इलेक्ट्रोलाइट शुड मेजर ड्यूरिंग लिथियम थेरेपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिथियम थेरेपी में कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। विच इलेक्ट्रोलाइट शुड मेजर ड्यूरिंग लिथियम थेरेपी, कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स को मेजर किया जाता है लिथियम थेरेपी के दौरान। ड्यूरिंग पूछ रहे हैं दौरान, ये देखो ड्यूरिंग लिथियम थेरेपी, तो सोडियम को मॉनिटर किया जाता है। अगर सोडियम इंक्रीज हो रहा है तो लिथियम डिक्रीज होगा बॉडी के अंदर। याद रखना लिथियम टॉक्सिसिटी भी अगर हो सकती है, सोडियम को मॉनिटर आपको करना है। विच इलेक्ट्रोलाइट्स शुड मेजर ड्यूरिंग लिथियम थेरेपी, कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स को मेजर किया जाता है लिथियम थेरेपी के दौरान, तो सोडियम। 56 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेंज ऑफ पीएच स्केल, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती हैं 0 से 14 होती हैं। UPCHO 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसकी भी नॉर्मल रेंज याद रखना। आगे बात करते हैं अपन 57 नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग। आपकी पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग कितनी होती है 95 से 99% होती हैं। एम्स नागपुर 2018 में पूछा हुआ है नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग होती हैं 95 से 99। आगे बात करते हैं 58 हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी इज यूज टू ट्रीट विच ऑफ द पेशेंट्स। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी, हाइपरबेरिक ये देखो हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी किसके पेशेंट के लिए यूज की जाती हैं, या अपन बोल सकते हैं इज यूज टू ट्रीट विच ऑफ द पेशेंट्स, कौन से पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी यूज की जाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई है, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई है, तो उन पेशेंट्स में हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी को यूज में लिया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को ट्रीट करने के लिए। आपके एम्स रायपुर 2019 में ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, याद रखना। 58 हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी इज यूज टू ट्रीट विच ऑफ द पेशेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी किसके ट्रीटमेंट के लिए, या अपन बोल सकते हैं कौन से पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी यूज में की ली जाएगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई है उन पेशेंट्स में हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी को यूज में लिया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को ट्रीट करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी यूज में ली जाती है। या आई होप अब सबको याद हो गया होगा। आगे बात करते हैं 59 विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड नॉन इन्वेसिव वे टू मेजर विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड नॉन इन्वेसिव वे टू मेजर ए पेशेंट्स ऑक्सीजनेशन। विच इज़ द मोस्ट कॉमन
कौन सा मोस्ट कॉमन है जो नॉन इन्वेसिव, अपन बोल सकते हैं नॉन इन्वेसिव, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव को आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव का मतलब क्या होता है। आपके ये इन्वेसिव प्रोसीजर हैं हो रहा है, अगर किसी में इन्वेसिव प्रोसीजर किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सभी को इसके बारे में थोड़ा कम पता होता है। इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव ये होता है इन्वेसिव में जहाँ पे निडल यूज में ली जाती हैं उसको अपन बोला जाता है निडल यूज में ली जाए उस प्रोसीजर को अपन इन्वेसिव बोलते हैं, और निडल यूज में नहीं ली जाती हैं, नॉन निडल यूज, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं नॉन इन्वेसिव। याद रखना, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव, इन्वेसिव वो प्रोसीजर होता है जिसमें निडल्स यूज में ली जाती हैं और नॉन इन्वेसिव में निडल्स यूज में नहीं ली जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा हुआ है। यहाँ पे नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर का पूछा हुआ है, तो याद रखना, ये देखो नॉन इन्वेसिव वे टू मेजर ए पेशेंट्स ऑक्सीजनेशन, पेशेंट्स के अंदर ऐसी कौन सी प्रोसीजर है जो नॉन इन्वेसिव है जिसमें ऑक्सीजन को मॉनिटर किया जा सकता है, मेजर किया जाता है, तो पल्स ऑक्सीमीटर को यूज में लिया जाता है। नॉर्सेट शिफ्ट सेकेंड 2022 में ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। याद रखना है ऐसा कौन सा नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट्स की ऑक्सीजन को मॉनिटर किया जाता है, तो पल्स ऑक्सीमीटर। 60 है कलर कोडिंग, 60 है कलर कोडिंग फॉर नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज ब्लू, WCL 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कलर कोडिंग फॉर नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर, नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर की कलर कोडिंग क्या होगी, ब्लू कलर का होता है, तो WCL आपके 2019 में पूछा हुआ है। याद रखना, इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कि ऐसा एक भी नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम के सारे इम्पोर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं कलर कोडिंग फॉर नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज ब्लू, WCL 2019 में पूछा हुआ है। अगली बात करते हैं 161, द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर कोड इन इंडिया इज ब्लैक बॉडी एंड वाइट शोल्डर। द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर कोड इन इंडिया, ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कोड इंडिया के अंदर क्या है, तो याद रखना ब्लैक तो होती है उसकी बॉडी, और टॉप पोर्शन या अपन बोल सकते हैं उसका शोल्डर होता है वाइट कलर का। तो याद रखना ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कोड कैसा होता है, ब्लैक कलर की सारी बॉडी होती है और ऊपर से टॉप पोर्शन उसका होता है वाइट कलर का। ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। 62 है द नर्स मस्ट नाउ दैट द मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम अवेलेबल इज वेंचुरी मास्क, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, SSC ओडिशा 2023 में, और नॉर्सेट 2024 के जो भी आपका 5th हुआ था नॉर्सेट, उसमें ये पूछा हुआ है, 5th नहीं 6th हुआ, सॉरी 6th हुआ है, उसमें ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, और कल्याण सिंह में भी ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, और आपके UPMS 2024 का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा हुआ है वेंचुरी मास्क के बारे में। तो इम्पोर्टेंट बनता है वेंचुरी मास्क, याद रखना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द नर्स मस्ट नाउ दैट द मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम अवेलेबल, द नर्स मस्ट नाउ, नर्स को द नर्स मस्ट नाउ दैट द मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम अवेलेबल, नर्स को कौन सी जानकारी होनी चाहिए कि ऑक्सीजन डिलीवरी का मोस्ट एक्यूरेट सिस्टम कौन सा है, तो वेंचुरी मास्क के द्वारा ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 63, बेस्ट मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू ए 2 month ओल्ड बेबी इज, बेस्ट मेथड फॉर, अपन बोल सकते हैं बेस्ट मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू ए 2 month ओल्ड बेबी, बेस्ट मेथड कौन सा बेस्ट मेथड है जो ऑक्सीजन को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है 2 month के ओल्ड बेबी में, तो ऑक्सी हुड अपन बोल सकते हैं, हुड के द्वारा अपन ऑक्सी हुड या हुड भी बोल सकते हैं, हुड होता है जो पूरा का पूरा मुंह पे लगा जाता है उसको अपन ऑक्सी हुड या हुड बोलते हैं, उसके द्वारा 2 month के बेबी के लिए ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करवाया जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, आपके प्रैक्टिकल्स एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, या अपन स्किल बेस्ड सिमुलेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेस्ट मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू ए 2 month ओल्ड बेबी इज ऑक्सी हुड। 64 है बेस्ट मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू ए बर्न पेशेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ट मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू ए बर्न पेशेंट में कौन से बेस्ट मेथड ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज में लिया जाता है, तो ऑक्सीजन टेंट को यूज में लिया जाता है। याद रखना बर्न पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का बेस्ट मेथड कौन सा है, ऑक्सीजन टेंट। 65 है ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीजेज फॉर ईच 100 डिग्री सेल्सियस
इन टेम्परेचर, तो 13% सॉरी याद रखना। ऑक्सीजन कंजप्शन अगर इंक्रीज हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, अगर आपका ऑक्सीजन कंजप्शन कितने, मतलब अपन बोल सकते हैं ऑक्सीजन कंजप्शन कितने प्रतिशत पर इंक्रीज होगा अगर बॉडी टेम्परेचर है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, तो याद रखना 13% ऑक्सीजन का कंजप्शन इंक्रीज होगा जब ब्लड प्रेशर नहीं सॉरी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो याद रखना 13%। 66 ए पेशेंट इज गेटिंग IV fluid through peripheral cannula shows swelling, cool, edema and decreased flow rate। एक पेशेंट जिसको IV फ्लूइड लगाया जा रहा है, किसके द्वारा लगाया जा रहा है, पेरिफेरल कैनुला के द्वारा लगाया जा रहा है, और सोज क्या देखने को मिल रहा है, उसमें वहाँ के एरिया में स्वेलिंग हो रही है, कूल है, और इडीमा एंड डिक्रीज फ्लो रेट, और फ्लो रेट भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो पॉसिबल डायग्नोसिस आपका क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन की कंडीशन अगर हो रही है। नॉर्थ सेट शिफ्ट 1 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। याद रखना, अगर किसी पेशेंट को अपन IV फ्लूइड लगा रहे हैं, किसके द्वारा लगा रहे हैं, पेरिफेरल कैनुला के द्वारा लगा रहे हैं, और पेशेंट शो कर रहा है, स्वेलिंग हो रही है, कूलिंग कंडीशन अगर आ रही है, एडिमा हो रही है, डिक्रीज फ्लो रेट हो रही है, द पॉसिबल डायग्नोसिस इज इनफिल्ट्रेशन। 67 इन ए पेशेंट IV साइट शोज रेडनेस, हीट, टेंडरनेस, पेन एंड डिक्रीज फ्लो रेट आर द क्लासिकल साइन ऑफ फेलेबाइटिस। नॉर्थ सेट शिफ्ट 2022 में पूछा हुआ है, इन ए पेशेंट IV साइट शोज रेडनेस, हीट, टेंडरनेस, पेन एंड डिक्रीज फ्लो रेट आर द क्लासिकल साइन ऑफ फेलेबाइटिस। एक पेशेंट के अंदर IV साइट्स क्या शोज कर रही है, रेडनेस, हीट, टेंडरनेस, पेन एंड डिक्रीज फ्लो रेट हो रहा है, तो सारे के सारे कंडीशन किसको इंडिकेट कर रहा है, फेलेबाइटिस। उस वेन में इंफ्लामेशन हो गया है। याद रखना, आइटिस फेलेबाइटिस, इंफ्लामेशन ऑफ द वेन क्या हो रहा है, एक पेशेंट में IV साइट आपने लगाई है और शोज हो रहा है, रेडनेस हो रही है वहाँ के एरिया में, हीट की कंडीशन अगर हो रही है, टेंडरनेस हो रहा है, पेन है एंड डिक्रीज फ्लो रेट आर द क्लासिकल साइन ऑफ फेलेबाइटिस। नॉर्थ सेट शिफ्ट 1 2022 में पूछा हुआ है। 68 द चॉइस ऑफ IV फ्लूइड इन ए बर्न पेशेंट के लिए IV फ्लूइड का चॉइस कौन सा होता है, रिंगर लैक्टेट RL सॉल्यूशन दिया जाता है। IV फ्लूइड मतलब कोई भी अगर आपके पेशेंट आ गया है RL मतलब बर्न पेशेंट आ गए हैं इमरजेंसी में, और चॉइस ऑफ फ्लूइड आपका कौन सा होगा, रिंगर लैक्टेट। द चॉइस ऑफ IV फ्लूइड इन बर्न पेशेंट इज RL होता है। द चॉइस ऑफ IV फ्लूइड इन बर्न पेशेंट के अंदर चॉइस ऑफ फ्लूइड कौन सा होता है, IV फ्लूइड कौन सा होता है, रिंगर लैक्टेट RL होता है। 69 द पोजीशन प्रोवाइडेड टू ए क्लाइंट आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी इज, फॉवलर पोजीशन दी जाती हैं। द पोजीशन प्रोवाइडेड टू ए क्लाइंट आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी, टॉन्सिलेक्टोमी होने के बाद में, आफ्टर पूछा है, टॉन्सिलेक्टोमी होने के बाद में कौन सी पोजीशन दी जाती है, फॉवलर पोजीशन। 70 है व्हाइल एग्जामिनिंग द एब्डोमन द पेशेंट शुड प्लेस इन, जब पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है एब्डोमन, व्हाइल एग्जामिनिंग द एब्डोमन द पेशेंट शुड प्लेस इन, पेशेंट को कौन सी पोजीशन में रखा जाएगा जब पेशेंट का एब्डोमन अपन एग्जामिन करेंगे, तो सुपाइन पोजीशन। जिपमेर पौंडुचेरी 2022 में ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 में। वाइल एग्जामिनिंग द एब्डोमन को एग्जामिन किया जाता है, द पेशेंट शुड बी प्लेस इन, तो सभी को पता है सुपाइन पोजीशन में रखा जाएगा पेशेंट को। इस PDF की लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उससे आप सारे के सारे पॉइंट्स को एक बार रीड आउट कर लेना इजीली वहाँ से। और पहले भी मैं यहाँ पे 1 से 3 बार यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो आप अपनी नोटबुक में ये लिख सकते हो। एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।